नमस्कार आशुतोष जी, आपका नमस्कार। 2 बजे में बहुत-बहुत स्वागत है जी। स्वागत है जी। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी का करियर बहुत लंबा रहा है, बहुत ही बैलेंस्ड जर्नलिस्ट रहे हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं और शायद सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगता है जब वो कहते हैं नमस्कार मैं आशुतोष बोल रहा हूं, पर मैं या कहेंगे नमस्कार मैं नवीन बोल रहा हूं। नवीन जी, नमस्कार। नवीन जी, आशुतोष जी को दुनिया कहती है कि ये जनता के पत्रकार हैं। हाँ। ये हमारे अपने पत्रकार हैं, आम आदमी के पत्रकार हैं, जिन्होंने कि आम आदमी की आवाज को बुलंद किया है और उसको उस तरीके से दिखाया है और कहा गया है। हाँ जी। आशुतोष जी, आपसे हम निवेदन करेंगे कि कुछ हमारे कुछ सवालात हैं। हमारी नोक-झोंक चलती रहेगी नवीन भाई की, और ये मेरे बड़े भाई हैं, बहुत खिंचाई करते हैं मेरी। तो हम आपसे शुरू करते हैं और हम जानना चाहेंगे कि आपने जो अपनी पत्रकारिता की शुरुआत, उसकी जो यात्रा है वो कैसे शुरू की? क्या सोच के शुरू की? क्या दिमाग में आया? क्या यही सोचा आपने पहले कि हाँ, ये शुरू करना है, या बाद में कुछ ख़्याल आया, या ऐसे कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए कि उन्होंने आपको इस तरफ मोड़ दिया? देखिए, ईमानदारी की बात, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम पत्रकार बनेंगे। नहीं, हम ईमानदारी लोग की तो बात नहीं सोची थी। नहीं, बिल्कुल ईमानदारी की बात नहीं सोची थी। दरअसल देखिए, हम लोग तो उस पुरानी पीढ़ी के लोग हैं ना कि जब हम लोग थोड़े पढ़ने लिखने वाले हो जाते हैं तो जी, माँ बाप कहते थे कि यार साइंस ले लो, और जो बच्चा सही साइंस बात। पढ़ता था उसके बारे में सब कहते थे ये ब्राइट लड़का है, और जो आर्ट्स पढ़ता था उसके बारे में सब कहते थे ये तो बड़ा फिसड्डी, ये फेल होता रहता है। बिल्कुल। तो हमने साइंस पढ़नी शुरू कर दी। तो माँ बाप की ख्वाहिश ये थी कि हम जो है वो पत्रकार ना बन के बल्कि साइंस पढ़ते और डॉक्टर बनते। जी, तो फिर हमने ग्रेजुएशन कर ली जो है वो साइंस में। जी। अब उसको आप दुर्भाग्य कहें सौभाग्य कहें, मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने एक अटेम्प्ट दिया और उसके बाद मैं फेल हो गया, तो मैं नहीं बन पाया। लेकिन साइंस में मेरा मन नहीं लगता था। तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने फिलॉसफी ले ली, साइंस से सीधे फिलॉसफी में चला गया। वाह! और मुझे लगा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मुझे पसंद है। तो वहां जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब फिलॉसफी पढ़ने लगा तो लोगों ने कहा यार आईएएस बनना चाहिए। हम लोग बड़े छोटे शहरों के लोग थे, हमको इतना अंदाजा नहीं था, तो हमने कहा चलो ये भी अच्छा है, इसको भी पढ़ लेते। जब मैंने अपने पिताजी को बताया तो बड़े खुश हुए, बोले यार ये तो तुम्हारी तो लाल बत्ती आ जाएगी फिर तो। बड़े खुश हुए। और उस चक्कर में हम दिल्ली आ गए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। हाँ जी। वो ऑल इंडिया एग्जाम होता था, हमने एग्जाम दिया, हम खुदा न खास्ता कि हम पास हो गए, फिर दिल्ली आ गए। लेकिन दिल्ली आते आते फिर क्या हुआ ना कि एक कुछ फितरत हमारी ऐसी थी कि हमने एक अटेम्प्ट दिया और उसके बाद हम प्रीलिम्स पास करके मेन गए, मेन में हम फेल हो गए, और फिर मेरा मन उचट गया। और इस दौरान मुझे लिखने का शौक शुरू हो गया। तो मैंने लिखना शुरू किया अखबारों में, और वो छपने भी लगा। तो वहीं से अचानक ये हुआ कि नहीं ये अच्छा लग रहा मुझे। तो बल्कि ईमानदारी की बात ये है कि जब मैंने अपने पिताजी को बताया कि मैं यूपीएससी का एग्जाम नहीं दूंगा और मैंने अब पत्रकार बनना तय किया है, तो 2-2.5 साल तक उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। तो बड़े नाराज हुए, बोले यार ये तो कुछ किसी लायक नहीं है, इसको डॉक्टर बनाने की कोशिश की, डॉक्टर नहीं बन पाया। मैंने सोचा ये आईएएस बन जाएगा, आईएएस भी नहीं बनना चाहता, ये पता नहीं क्यों पत्रकारिता करना चाहता। ये आज से 30 साल पुरानी बात है जी। तो फिर हमने कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी कि हम पत्रकार बनते, बस एक इत्तेफाक था। लिखना मुझे ठीक लगता था, हम लिखते रहे, और उस दौरान हमारी नौकरी लग गई। साप्ताहिक हिंदुस्तान नाम का हिंदुस्तान टाइम्स का एक वीकली अखबार होता था, तो मेरी नौकरी लग गई। और फिर हमने जो वहां से कार्यक्रम शुरू किया तो अब अभी तक जारी है। क्या बात है। कमाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप, पिताजी चाहते थे कि आप साइंस के स्टूडेंट थे और डॉक्टर बनाना चाहते थे। आप डॉक्टर तो नहीं बन पाए, पर आपने जितना काम किया है, मैं चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भाई वो कई डॉक्टरों से भी ज्यादा, कई गुना बड़ा काम आपने किया, जो कि वो शायद नहीं कर पाते। बेशक। जो आप जनता की आवाज बन के निकले हैं और आपने वो चीजों को बाहर किया है और उजागर किया है। मैं समझता हूँ कि भाई एक डॉक्टर या कुछ डॉक्टर मिलके भी, कई डॉक्टर मिलके भी ये काम नहीं कर सकते जो आपने किया है। जी बिल्कुल। जी आशुतोष साहब, ये पूछना चाह रहे थे हम आपसे कि सत्य हिंदी का जो आपने इतना बड़ा पोर्टल शुरू किया, हिंदी का इतना बढ़िया कार्यक्रम शुरू किया, क्या इंस्पिरेशन रही,
इसमें सत्य हिंदी शुरू करवाने में कितना मतलब आपको काफी खर्चा हुआ होगा, मतलब ये काफी एक बड़ा आपने पोर्टल शुरू प्रोजेक्ट शुरू किया, तो इसके बारे में बताएं सत्य हिंदी का। देखिए, मैं उन दिनों में आम आदमी पार्टी में था और आम आदमी पार्टी में रहते हुए मेरा मन थोड़ा उचट सा गया था और तकरीबन मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे राजनीति तो मेरा स्वभाव है नहीं और राजनीति में मैं रहकर क्या करूंगा। और मुझे फिर मेरा जब मन उचता तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा फिर। तो ईमानदारी की बात ये नवीन भाई और अमरजीत भाई कि मैं कई रातें ऐसी थी जब मुझे नींद नहीं आई और बहुत सोचता था कि एक डॉक्टर अगर राजनीति में जाता है तो वो डॉक्टर बना रहता है, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े करता। एक इंजीनियर जाता है तो कोई सवाल नहीं खड़े करता, कोई साहित्यकार जाता है तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता, कोई व्यापारी जाता है तो सवाल नहीं खड़ा करता, कोई इंडस्ट्री जाता है कोई सवाल नहीं खड़े करता। यहाँ तक कि फिल्म और क्रिकेट के लोग भी जाते हैं तो लोग उसकी काबिलियत पर सवाल नहीं खड़े करते, उसकी ईमानदारी पर शक नहीं करते। लेकिन एक पत्रकार अगर राजनीति में जाता है तो लोग जरूर उसकी ईमानदारी पर सवाल खड़े करते हैं कि जरूर इसने कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाया होगा जिसकी वजह से इसको पार्टी में जगह मिली है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था कि अगर मैं राजनीति छोड़ के मैं वापस पत्रकारिता में आऊंगा, पहला सवाल ये था कि क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा, क्या मेरी अपने दोस्त साथी मुझे स्वीकार कर पाएंगे या नहीं स्वीकार कर पाएंगे। लेकिन मेरे मन में ये बात बहुत साफ थी कि मुझे राजनीति छोड़नी है। तो चूंकि राजनीति छोड़ने का फैसला मैंने कर लिया था, इसलिए मैंने ये मन बना के आया था कि आने वाले जो मेरे वक्त होंगे वो बहुत अंधेरे में होंगे और शायद मेरे इंडस्ट्री के लोग मुझे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि चलो कुछ करते हैं। तो अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर मैंने कहा कि हम ये शुरू करना चाहते हैं। हम सब लोगों ने बहुत छोटे लोगों को लगता है हमने बड़े पैसे इकट्ठे किए, बिल्कुल बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट हमने किया अपने 7-8 मित्रों ने मिलकर। और टेक्नोलॉजी की ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल था। टेक्नोलॉजी अगर इतनी आसान नहीं होती तो शायद हम नहीं कर पाते। तो हमने बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट में ये काम शुरू किया और आज भी जो हम 7-8 लोगों ने मिलकर शुरू किया है उनमें से एक आदमी ने भी, ये रिकॉर्ड की बात मैं बताना चाहता हूँ, एक आदमी ने भी आज तक सत्य हिंदी से एक पैसा भी नहीं लिया है। नॉट वन। कमाल है। और हमारी कोशिश ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जो सच की बात करे और इसलिए कंपनी जरूर है, इसमें जाहिर सी बात है हम कोशिश ये करेंगे बड़ी कंपनी हो, हमारा प्रॉफिट भी हो। लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि अगर आज हमें किसी दूसरे के विज्ञापन पे, सरकार के विज्ञापन पे निर्भर रहना पड़ेगा तो हम ईमानदारी से अपनी बात नहीं कह पाएंगे, हमें भी दबाव में आना पड़ेगा। बिल्कुल। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें ऐसे दोस्तों का साथ मिला कि जिन्होंने पिछले 3-3.5 सालों में एक बार भी ये दबाव नहीं डाला कि भाई हमें इसमें से कुछ पैसा चाहिए। हम सब लोग इसके अलावा अपनी अपनी कोशिशें करके अपना घर चलाते हैं। कमाल है। आशुतोष साहब, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान था आपके प्रोजेक्ट में, पर मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा और ये कहूंगा कि आपकी काबिलियत, आपकी टीम की काबिलियत और ईमानदारी भी बहुत टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा आगे, टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। नहीं, मैं टेक्नोलॉजी की बात क्यों कर रहा हूँ, देखिए क्या हुआ कि हमने शुरू में छोटा सा ऑफिस लिया सत्य हिंदी का और अब ऑफिस करीब 1 साल तक चला उसमें, तो हम उसे किराए भी देते थे, सब कुछ करते थे। जब ये महामारी आ गई, कोविड आ गया, तो फिर ये हुआ कि अब छोटा सा ऑफिस में अगर किसी एक को भी अगर कोविड हो गया तो पूरा ऑफिस बंद करना पड़ेगा। तो हम सब ने तय किया कि हम अपने घर से काम करेंगे। और इत्तेफाक की बात देखिए कि तभी उस दौरान जूम भी आ गया, स्ट्रीमयार्ड भी आ गया। तो जो काम हम अपने दफ्तर से नहीं कर पा रहे थे वो काम हम घर से बैठ के कर पाए। और एक साथ हम अमेरिका से, लंदन से, सऊदिया से, मिडिल ईस्ट से, यूरोप से कनेक्ट हो सकते थे, बिल्कुल, जो पहले पॉसिबल ही नहीं था। तो इत्तेफाक की बात यह कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि हमें घर बैठे बिना कुछ खर्च किए सबसे कनेक्ट हो गए। अब आप देखिए, आज आप लोग कनाडा में हैं जी। और हम दिल्ली में बैठे फिर भी हम बातचीत कर रहे हैं और एक पैसे का खर्च नहीं है। सही बात। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। जाहिर सी बात है हम सब लोगों ने मिलकर कोशिश की, लोगों ने हमारी कोशिश को सराहा और उनको प्यार दिया। तो और लोगों को लगा, जो डर लग रहा था कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया है। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि आज की तारीख में है। बहुत खूब। मैं IBN 7 का संपादक था, मेरे लिए वो एक बड़ी चीज थी।
मैं आज तक जैसे कामयाब चैनल के शुरुआती टीम में था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन ये जब बिल्कुल आप अंधेरे में हो, जब कोई रोशनी दिखाई ना पड़ रही हो, और तब अगर आपको रोशनी मिल जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? आप एक मिरेकल ही कहेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आशुतोष जी, ईमानदारी की बात चल रही है, तो ईमानदारी का लेबल लेके, उसको वो झंडा लेके और उसको अपने अंदर ढाल के चलना बहुत मुश्किल है। उसमें कई जगह आपको अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि नहीं, ये मेरा एम नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी आदत ऐसी नहीं, मेरी सोच ऐसी नहीं है, जो सही है मुझे वो काम करना है। तो वो ईमानदारी की जो पत्रकारिता आप कर रहे हैं, वो और इतना प्रेशर होता है, वो प्रेशर हर जगह से होता है, उसको आप ज़्यादा उस प्रेशर को ज़्यादा समझ सकते हैं बनिस्बत की हमें, कि वो उसको उसके साथ, उस ईमानदारी के साथ सर्वाइव करना और पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है और कितना आसान है, ये जरा खुलासा कीजिए इसका। देखिए, मुश्किल तो देखिए हर चीज होती है, कोई चीज आसान नहीं होती है। बच्चा जब अपने पैरों में चलना शुरू करता है तो कई बार गिरता है वो जी। तो उसके लिए वो खड़े होना और चलना ही अपने आप में बड़ी मुश्किल का काम है। एक अगर कोई बड़ा एथलीट है, उसको लगता है अरे ये बच्चा तो चल भी नहीं पा रहा है। मेरा अपना मानना यह है कि हम पत्रकारों में से बहुत सारे लोगों ने खुद को बहुत ज्यादा खौफ में डाल दिया है, खुद में अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर लिया है, हमने खुद में सेंसर कर लिया है। सरकार कहे ना कहे, हम खुद डर के मारे अपने सेंसर करने लगे। हमने जो हमारी जो टीम थी, हमने अपनी टीम के साथ एक ही बात कही कि भाई देखिए, सरकार कोई भी हो, हमारी सरकार से कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। करेक्ट। हमारे लिए तो मनमोहन सिंह भी वैसे ही है, हमारे लिए तो मोदी जी भी वैसे ही, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी वैसे ही। हमको जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, हमको वो बात कहनी है, वो बात कहनी। और वो बात हमें किसी को इंसल्ट करते हुए नहीं कहनी है, हमें किसी की बेइज्जती करते बहुत बढ़िया, हमें वो बात करनी है, बस सीधी सी बात है। हमने कभी उसमें कोताही नहीं बरती। हाँ, इस बात का जरूर हम ख्याल रखते हैं कि जिन शब्दों का हम चयन करते हैं वो शालीन हो, उससे किसी को तकलीफ ना हो, और हम आलोचना करते हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते हैं। बहुत खूब। बट हमारे कुछ साथियों को ऐसा लगता है, कुछ हमारे जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं उनको लगता है कि हम शायद ज्यादा आलोचना करते हैं। मैंने कहा नहीं, हम ज्यादा कम का सवाल ही नहीं उठता, हमें जो महसूस होता हम सिर्फ उतनी बात कहते हैं। करेक्ट। तो अब उसमें अगर कुछ लोगों को तकलीफ होती है तो हम कुछ नहीं कह सकते, और अगर कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है। बहुत 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 खूब आशुतोष भाई। आशुतोष भाई, ये पूछना था कि आजकल जो टीवी के एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ये जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं अपने स्टूडियो में बैठ के। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा नवीन भाई की। हाँ। इन्होंने कहा जो न्यूज चैनल या टीवी चैनल के एंकर है, मैं कहता हूँ एंकर हाँ, एंगर है उनमें, आत्माएं हैं वो, इतनी ज्यादा, क्योंकि इतना चढ़ के आते हैं। अरे भाई, आप कर क्या रहे हैं? आप प्यार से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या लड़ाई का कोई माहौल क्रिएट कर रहे हैं? एविडेंस पूरा का पूरा वन साइडेड कर देते हैं, या एक तरीके से खुद ही एविडेंस को इंटरप्रेट कर लेते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये जो हिंदुस्तान में जो टेलीविजन है ना, वो इवॉल्व ही ऐसा हुआ है। आप जब अल जजीरा देखते हैं, आप जब CNN देखते हैं, आप BBC देखते हैं, तो आप बहुत स्थिर होके एंकर बात करते हैं जी। बल्कि मैं पिछले दिनों देख रहा था कि जब यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था, तो मैं जब भारतीय चैनल देखता था, मुझे तो डर लगता था। मैंने कहा ये बम मेरे घर पे तो नहीं गिर जाएगा। और जब मैं अल जजीरा देखता था या CNN देखता था या BBC देखता था या डॉचे वेले देखता था, तो मुझे लगता है कि वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा, सब यही हो रहा है। सभी। जबकि हिंदुस्तान का इस जंग से कोई लेना देना नहीं एक तरीके से। करेक्ट। ये थोड़ा सा मैच्योरिटी का भाव जरूर है हमारे टीवी में। और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो कंपटीशन है ना, वो कुछ जरूरत से ज्यादा कंपटीशन। उस कंपटीशन में लोगों के आईबॉल्स लेने में, TRP को इकट्ठा करने में, ये सारी गंदगी इस वजह से। करेक्ट। मैं पिछले 15 साल से लगातार ये डिमांड करता रहा हूँ कि टेलीविजन न्यूज चैनल्स को TRP से अलग कर देना चाहिए। आप TRP से जैसे अलग कर देंगे ना, वैसे ही चीजें अपने आप बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो एक तो मैच्योरिटी का भाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, TRP का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तीसरा, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की तरफ से भी दबाव है। चौथा, हमारे बहुत सारे पत्रकार में तो जजमेंटल हो गए, ये भी एक सच्चाई है। ये कोई बहुत अच्छी स्वस्थ स्थिति नहीं है भारतीय पत्रकारिता की।
करेक्ट। आशुतोष जी, जो आजकल चल रहा है, पंजाब का बुरा हाल हुआ पड़ा है। हुआ बुरा हाल तो काफ़ी जगहों का है, पर अगर गरमा-गरम बुरा हाल कहें और लेटेस्ट कहें तो पंजाब का बड़ा बुरा हाल है कि जो भूचाल आया हुआ है पंजाब की राजनीति में, पंजाब के जो इर्द-गिर्द लोग रह रहे हैं, आस-पास की जो स्टेट्स हैं, आप क्या क्या समझते हैं भई ये हो क्या रहा है? मतलब ये हमें कहाँ ले जाने वाली हैं ये बातें और ये काम और इस तरह की राजनीति? देखिए पंजाब बहुत ही संवेदनशील स्टेट है। पंजाब में 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में नहीं है। एक, पंजाब बॉर्डर स्टेट है। जी। दूसरा, पंजाब में धर्म और राजनीति का थोड़ा-सा घालमेल है वहाँ पे, वहाँ की पॉलिटिक्स। तीसरा, पंजाब का अपना एक इतिहास रहा है जिसमें वायलेंस था, जिसमें आतंकवाद था, जिसमें हिंसा थी। चौथा, पंजाब में जो अकेला मुल्क है, अकेला स्टेट है, बल्कि पूरी दुनिया में कहें, जो सिक्खी के नाम पे बना हुआ है। तो ऐसे मुल्क को ऐसे स्टेट को बहुत ही संजीदगी से हैंडल करना जी, बहुत संजीदगी। वहाँ एक शब्द का मतलब है और एक शब्द भी आपको बहुत गलत रास्ते पे ले जा सकता है। मुझे लगता है कि जो इस वक्त के हिंदुस्तान के हुक्मरान हैं और जो पंजाब में जो सरकारें हैं जी, वो शायद उसकी उस डेलिकेसी को नहीं समझ पा रही हैं। जी, नहीं समझ रहे हैं। ऐसा मुझे बहुत ही नज़ाकत के साथ पंजाब को संभालने की जरूरत है। पंजाब अगर हाथ से फिसला तो बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। भयंकर परिणाम। और पिछले दिनों जिस तरीके से कुछ खबरें आई हैं, कुछ घटनाएं हुई जिसका जिक्र अमरजीत जी ने इशारों में किया है, वो बहुत चिंता का सबब है। करेक्ट। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहां आई है, मेरी पुरानी पार्टी रही है, अच्छे लोग हैं, लेकिन सरकार चलाने का मतलब सिर्फ बिजली पानी माफ करना नहीं होता है। नहीं होता। सरकार चलाने का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालना होता है। सरकार चलाने का मतलब ये है कि सेंटर साहब को रिश्ते भी बना के रखने होते हैं। सरकार चलाने का मतलब ये होता है कि सबको कॉन्फिडेंस में लेके भी चलना होता है। सरकार चलाने का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी की बात बुरी लग रही है तो भी उसका दिल जीतने का मन करना चाहिए। इन सब चीजों पे ध्यान अगर रखें तो हमारे ख्याल से पंजाब ठीक है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो चिंता जरूर होगी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आशुतोष साहब, एक सवाल हमारे सुनने वालों के, उन्होंने कई लोगों ने हमें कहा कि ये आपसे जरूर पूछे कि आप किसको भारत का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? आप मुझे मुसीबत में क्यों फंसाना चाहते हैं? एक चीज मैं जरूर गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं उस रेस में नहीं हूं कहीं। ठीक है। नहीं, फिर भी मतलब आपको क्या लगता है कि क्या होगा? बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच ऑलवेज इज इन पीपल्स माइंड्स। देखिए, पूरी गंभीरता से मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उसको होना चाहिए जो हिंदुस्तान की विविधता को समझता हो, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को समझता हो, जो सबका विश्वास जीत के चल सके। वो किसी एक धर्म का से जुड़ा हुआ ना हो, वो किसी एक धर्म का विश्वास हासिल करके चलने वाला आदमी। देखिए, हम सब लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि जब पूरी दुनिया में दूसरी सभ्यताओं का नाम भी नहीं था, तब हमने ऋग्वेद की रचना की थी, आज से 1500 BC में की थी। तो जब आप इतने पुराने होते हैं ना, तो आपके अंदर दुनिया आपसे उतनी ही गंभीरता, उतनी गहराई की उम्मीद करती है जी। और इसीलिए हिंदुस्तान की जो फिलॉसफी है, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, हिंदुस्तान का जो ट्रेडिशन है, जब हम बहुत गरीब मुल्क थे तब भी लोग हमको बहुत इज्जत से देखते थे। आज उस इज्जत में थोड़ी कमी आई है। आज लोग हमको कुछ दूसरी नजरों से देखने लगे हैं। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि मिडिल ईस्ट के बहुत छोटे छोटे देश हिंदुस्तान से करें कि माफी मांगे। ये हमें एक सभ्यता के तौर पर, एक देश के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर ये बैठ के सोचने की जरूरत है कि ये नौबत क्यों आई। हम एक जमाने में
थर्ड वर्ल्ड के लीडर हुआ करते थे। जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब जो फॉरेन अफेयर्स की जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुनती थी, उनको स्टेट्समैन मानती थी। करेक्ट। गांधी जी एक गरीब मुल्क के नेता थे, लेकिन नेल्सन मंडेला उनको अपना आदर्श मानते थे। मार्टिन लूथर किंग उनको अपना आदर्श मानते थे। डेजमंड टूटू उनको अपना आदर्श मानते थे। आइंस्टाइन उनके बारे में कहते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब हाड़मांस का ऐसा आदमी इस धरती पे चला, लोग यकीन नहीं करेंगे। ये हमारी पूंजी है। अगर हम इस पूंजी को संभाल के नहीं रख सकते तो ये हमारी कमजोरी। इसलिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जिसको इस बात का एहसास हो कि हम किस सभ्यता के वाहक है, हमारी पहचान क्या रही है, और उस विरासत को लेके चलने की काबिलियत जो है वो हमारे प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। तो आपको कहीं लगता है कि दूर दूर तक ऐसा कोई हमें देश का प्रधानमंत्री मिल जाएगा? देखिए, नाम लेना वैसे भी उचित नहीं होता है। करेक्ट। नहीं, वैसे ही हर इंसान में बहुत तरीके की खूबियां होती हैं। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में, तब किसने सोचा था कि एक इतना बड़ा आदमी जो है वो एक दिन आएगा और लंगोटी पहन के देश को आजाद करा देगा? तब तो किसी ने नहीं सोचा था। तो 132 करोड़ 134 करोड़ का मुल्क है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, इसलिए प्रतिभा की कमी नहीं है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ऐसे एक नहीं कई लोग होंगे जो इस मुल्क को बहुत बेहतर तरीके से चला सकते हैं। बिल्कुल। मैं आप नवीन भाई इतना इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है भाई साहब के साथ कि आप रशिया भी रहे हैं, वहां पर भी आपने एजुकेशन ली है? नहीं, मैं रशिया में गया था कभी। दरअसल मैंने सोवियत यूनियन में मेरी एमफिल है, सोवियत यूनियन में। अच्छा। और मैंने रशियन लैंग्वेज पढ़ी, लेकिन मुझे कभी रशिया जाके पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला। हाँ, एक आध बार मैं घूमने जरूर गया। अच्छा, घूमने गए थे। ये तो очень хороший тогда. Вы знаете. अरे वाह, ये कौन सी भाषा थी भाई अमरजीत? Я был там, я был преподаватель ताशकंद में। मैं ICCR के थ्रू 3 साल रहा। तो मैंने वहाँ तबले की और ये म्यूजिक की सेवा की। So 96 to 99 I was there teaching tabla and as a music ambassador ICCR के थ्रू। तो मैंने भी थोड़ी सी सीखी। मैंने कहा अमरजीत भाई साहब पता नहीं कौन सी भाषा बोलने लगे। जब आशुतोष जी ने कहा कि हाँ रशियन लैंग्वेज उन्होंने सीखी, तो मैं कहा चलो मैं थोड़ा सा। आशुतोष भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आजकल हमारे भारत में चल रहा है, ये जो राज्यसभा की सीटें लेके, राज्यसभा की टिकटें लेके अपना बीजेपी कांग्रेस, इसमें खूब सारी उठापटकी चल रही है। ये क्या मामला है, क्या ये? देखो, बड़ी ईमानदारी की बात है, जो एमएलए अपने कब्जे में नहीं है वो हिंदुस्तान में क्या चलाएंगे? सही कह रहे हो। उनको अगर हमारे अपने नुमाइंदों को अगर एमएलएस को बस में भर के भेड़ बकरी की तरीके से होटल में रखा जा रहा है, तो फिर भगवान ही मालिक है। भगवान ही मालिक है। सही कह रहे हो। उनके अंदर इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए ना कि उनको कोई खरीद ना सके। अगर उनके बिकने का खतरा पैदा हो गया हो, वो बिक सकते हैं, और इसकी वजह से आप उनको कहीं कोने में ले जाके चल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बुरी स्थिति है ना। बुरी स्थिति है। हम किस पे यकीन करें फिर? हमें अपने एमएलए पे भरोसा नहीं, हमको अपने एमपी पे भरोसा नहीं। वाह वाह। तो अभी रशिया की हम बात कर रहे थे, जो रशिया और यूक्रेन की जो युद्ध चल रहा है, जो अभी तक मतलब चल ही रहा है, और कहाँ पहले सोचते थे कि मिनटों में इसको हम जीत लेंगे, खत्म कर देंगे। उसका असल मुद्दा क्या है? मुद्दा वो जो दुनिया को दिखता है वो ही असल मुद्दा है, या इसके पीछे कुछ और मुद्दा है? बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है? किसकी वजह से ये सारा कुछ मतलब इस पॉइंट पे पहुंचे कि जहां पर ये वार शुरू हुई? देखिए, मुझे लगता है कि जो ये सारी दिक्कत रशिया की दिक्कत है। रशिया अपने उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि कभी सुपर पावर था, और चूंकि वो इस माइंडसेट से नहीं निकल पा रहा है, इसलिए वो यूक्रेन को बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम ये फैसले नहीं कर सकते हो। भाई, यूक्रेन अपने आप एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, रशिया अपने आप एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। यहाँ तो बच्चा 18 साल होने के बाद अपने फैसले करता और बाप की बात नहीं मानता, तो आप एक देश से कैसे उम्मीद करोगे कि वो आपके साथ चलेगा? तो यूक्रेन अगर ये तय करता है कि मुझे नाटो के साथ जाना है, तो ये उसका अपना फैसला है। आप कैसे इसको तय करोगे? या तो आप उससे ऐसे रिश्ते रखो कि उसको आपसे डर ना लगे, वो आपके साथ दोस्ती का रिश्ता रखे।
आपके साथ तो दोस्ती का रिश्ता रखना नहीं चाहता और आपसे डरता है, इसलिए वो यूक्रेन जो है वो नाटो के साथ जाना चाहता है। तो दिक्कत इसी बात को लेकर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो रूस है वो अभी भी अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है। उसको लगता है कि उसकी पुरानी बादशाहत है और उसके आसपास के मुल्क जो है कम से कम उनकी बात को मानेंगे, और ये बुनियादी कारण, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं। अन्यथा आप अचानक घुस गए यूक्रेन के अंदर, क्या हासिल हो गया आपको? 3 महीने में तो आपने कुछ हासिल किया नहीं, कुछ नहीं किया। बिल्कुल। आशुतोष साहब, जब आपने अपना करियर शुरू किया था या करने वाले थे, तो उस जमाने में कौन से आपके 2 या 3 रोल मॉडल रहे होंगे जर्नलिज्म में, खासकर जो वाकई में आप समझते थे कि हाँ ये धरोहर है जर्नलिज्म की? चूंकि मैं जर्नलिज्म में बाय एक्सीडेंट आया था, इसलिए मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था। मतलब मैं किसी को उस नजर से नहीं देखता कि मुझे उनके जैसे बनना है। लेकिन मेरी जिंदगी में जब मैं छोटा था तो मेरे 2-3 रोल मॉडल थे। एक तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बचपन में कि मुझे क्रिकेटर बनना है। अरे कमाल है। तो मैं गुंडप्पा विश्वनाथ अच्छा, बल्लेबाज गुंडप्पा। बहुत बड़ा फैन था, बहुत बड़ा फैन था। हम्म मैं उनके जैसा बनना चाहता था। फिर मैं एक बड़े टेनिस के एक बड़े प्लेयर हुआ करते थे, जिमी कॉनर्स, बियोन बोर्ग और जॉन मैकनरो। उस जमाने में इवान लेंडल भी होते थे। इवान लेंडल भी थे। तो जिमी कॉनर्स को मैं बड़े, उनका मैच आता था बड़े ध्यान से मैं देखता था। और फिल्मों में मुझे धर्मेंद्र बहुत पसंद थे। तो और इन तीनों में एक खासियत ये थी कि कम से कम विश्वनाथ और धर्मेंद्र में खासियत ये थी कि बड़े पाक दिल लोग थे, बहुत साफ दिल लोग थे। और जिमी कॉनर्स तो बड़ा तुलक मिजाज थे, लेकिन वो भी जो उनके दिल में होती थी वो कह देते थे। तो जर्नलिज्म में ऐसा कोई आदर्श मेरे आंखों, हाँ एक अगर आप कहें तो वो थे नवभारत टाइम्स के संपादक थे राजेंद्र माथुर। अच्छा। उनको मैंने, जब मैं पत्रकारिता में आया, जब मैंने कुछ वर्ष उसमें इन्वेस्ट किया, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं उनको उनकी राइटिंग का बड़ा कायल हुआ था। आशुतोष साहब, जब आपने तो कई सारे पॉलिटिशियन, राजनेताओं को इंटरव्यू किया होगा, तो एक पत्रकार के करियर में कई बार आता है एक हिस्टोरिकल मोमेंट होता है कि हाँ इससे मैं बड़ा प्रभाव रहा मेरे को, कि कौन सा पॉलिटिशियन, 1 या 2 जिससे आप मिले तो आपको लगा कि हाँ इनमें कुछ दम है? बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, क्योंकि मैं हिंदुत्व की विचारधारा को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी से जब मैं मिलने गया बहुत पहले, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं पत्रकारिता में आया ही था, हाँ जी, तो वो जो मेरी उनसे मुलाकात थी वो मुझे अभी भी बहुत अच्छी लगती, बहुत आदर्श लगता है। मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था और वो प्रेस क्लब के पास जो रायसीना रोड है वहां पे वो रहते थे। उस वक्त भी वो बहुत बड़े नेता थे, कोई दो राय नहीं है। तो बातचीत करते करते अचानक जो है वो उधर से उनका जो घर का जो लड़का था वो एक ट्रे लेकर आ रहा था जिसमें लड्डू थे, समोसे थे, चाय थे। तो वाजपेयी जी ने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, अरे आशुतोष जी इंटरव्यू तो होता रहेगा, लड्डू खाइए। बिल्कुल। अच्छा लगा कि देखो मैं तो बहुत ही एक यंग रिपोर्टर हूँ, मेरी इनसे कोई पहले की मुलाकात नहीं है, लेकिन वो मुझे इतने अपनत्व के साथ पेश आ रहे हैं। तो उस वक्त जो विचारधारा थी किनारे हो गई, वो उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो पर्सनालिटी थी, मैं आज भी उनको याद कर रहा हूँ, इतनी मोहब्बत के साथ याद कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे और मुझे लगा था कि नहीं, इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, विचारधारा कुछ भी हो। आपने काफी कवरेज किए काफी चीजों पर, काफी चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, या हमारे समाज की काफी चीजों, काफी कुछ किया आपने। ऐसी कोई कवरेज जो आपके दिल को छू गई हो और जिसको करके आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि का अनुभव हुआ हो कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके? एक वाकया है जो मुझे लगता है कि जिंदगी में ऐसे लम्हे कभी कभी आते हैं जी, जो उसको बिल्कुल निरुत्तर कर देते हैं इंसान को। जी, करेक्ट। और लगता है कि शायद आपका जन्म लेना जो है वो सार्थक हो गया। सार्थक, बहुत अच्छा। तो वो मैं बहुत आम आदमी, मैं उस वक्त मैं आज तक में था उन दिनों, और आज तक दूरदर्शन पे 20 मिनट का कार्यक्रम होता था, और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, 96 की बात है।
और मैं फारूक अब्दुल्ला की कॉन्स्टिट्यूंसी गांदरबल में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, और गांदरबल जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगी हुई थी, और उसके एक गांव में मैं खड़ा हुआ था। वो कैमरे के सामने खड़े होकर जो रिपोर्टर बोलता है उसको पीटीसी कहते हैं, वो मैं कर रहा था। तो कैमरा सामने था, मैं खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास कर रहा था। तभी एक 10 साल का बच्चा जी और ठीक हमारे सामने खड़ा हो गया कैमरे के पीछे, और बहुत ही शरारती अंदाज में उसने कहा, आशुतोष दिल्ली आज तक। अरे वाह, कमाल है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं बिल्कुल हतप्रभ रह गया। मैंने कहा कि दिल्ली से इतने दूर कश्मीर के एक छोटे से गांव में एक 10 साल के बच्चे को अगर मेरा नाम याद है, क्या बात, तो फिर कमाल अब मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, टू गुड टू गुड टू बहुत गुड। बड़ी फिर प्राप्ति मैं- है ये जी। मैं जब वापस आया तो मेरे इस वक्त संपादक थे एसपी सिंह, मैंने उनको ये वाकया बताया तो वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने एक बात और इसलिए मुझे वो वाकया बहुत बहुत दिल को छूने वाला वाकया है। मुझे नहीं मालूम कि बच्चा कहाँ है, किस हालत में है, लेकिन एक ये थी हमारे आज तक की पॉपुलैरिटी, कितना लोकप्रिय था प्रिय था, कि बिल्कुल। उस बच्चे को न केवल मेरा नाम याद था बल्कि वो आशुतोष दिल्ली आज तक पूरा याद था। वो मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है, बाकी सब चीजें मेरे लिए बेकार है। वाह, आशुतोष साहब, एक लेख आपने लिखा है मुखौटों का राजधर्म, जी और अन्ना के 13 दिन या कुछ ऐसे ही एक वो है, मैंने पढ़ी नहीं है, मैं सच बताऊंगा, लेकिन उसके बारे में कुछ बताइए, हमारे सुनने वाले आपकी इस लेख के बारे में जरूर सुनना चाहिए। दरअसल मुखौटा का राजधर्म जो है वो मेरे लेखों का एक संग्रह है। अच्छा, बहुत बहुत मोटी किताब है, जिसमें तकरीबन 10 शुरुआत से लेके अब तक जी जो लेख है उनका संग्रह है, जो कई अखबारों में छपे हैं। उसका बहुत मोटी किताब है वो। जरूर दिखाइए। मुझे 1 मिनट आप मौका हाँ दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ प्लीज। अच्छा इंटरवल था ना। आप ये वो अरे वाह। किताब है, कमाल ये है। वो किताब है, द यंग आशुतोष, द यंग Yes. आशुतोष, मुखौटे का राजधर्म। बहुत वाह। खूबसूरत। और ये जो किताब है ये वाणी प्रकाशन ने छापी है, जो हिंदुस्तान की बहुत मशहूर पब्लिशर Publisher। हाउस है, और ये बहुत मोटी किताब है। देखिए ये इसमें तकरीबन 660 पेजेस हैं इसमें। 660 पेज, ये पूरा ग्रंथ है जी जनाब। पूरा हाँ। ग्रंथ है। इसमें मेरे लेखों का संग्रह है, जिसमें से एक जो लेख था हाँ जी, उसकी हेडलाइन थी मुखौटे का राजधर्म। सुनाइए तो साहब, सुनाइए। उसी को हम लोगों ने जो है इसकी कवर का नाम दे दिया। ये पेज नंबर 104 पे है, और इसकी आखिरी पैराग्राफ में जो पढ़ के सुना देता हूँ, हाँ जी, जरूर। वो ये कि लेकिन जिनकी जमीन या लोकतांत्रिक हो, जिन्हें नेहरू जैसे लोकतंत्र के पुजारी का आशीर्वाद न मिला हो, उन्हें संवैधानिक नैतिकता की आदत लगने में वक्त लगता है, और इसमें राजधर्म का पालन करने में देरी होती है। लेकिन यह लोकतंत्र है, इसकी उम्र आधी सदी से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए नैतिकता की आदत तो डालनी ही पड़ेगी, चाहे मोदी हो या मुखौटा। ये 16 फरवरी 2003 में ये लेख हिंदुस्तान अखबार में पब्लिश हुआ। बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अमरजीत साहब, एक सवाल फिर से आप पहले पूछोगे। अच्छा चलो, कमाल है। वो क्या है कि मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, भूल जाता हूँ। आप लोग कनाडा में है, लेकिन आदत गई नहीं लखनऊ वाली ना। पहले आप नहीं, he always पहले हम चलिए। हाँ जी। पेशे से भाई साहब वकील हैं, पर उनको बात याद रहती, मैं भूल जाता हूँ। इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। तो आपने आमिर खान वाली फिल्म देखी थी कि नहीं देखी थी? कौन सी वाली?
जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। हाँ वो, हाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, बिल्कुल। उसी की बात कर रहा हूँ। वो शायद गजनवी या कुछ ऐसी थी शायद, हाँ, गजनी गजनी। गजनी या कुछ ऐसी थी। हाँ जी, हाँ जी। पूछिए अब अपना अमरजीत साहब। आशुतोष जी, अभी हम पॉलिटिक्स पर बात कर रहे थे, अभी पत्रकारिता की भी बात हो रही है। कहीं आपको लगता है कि आगे जाकर इन फ्यूचर 2, 4, 5, 10 साल में वो जो एक एक कहीं सबकॉन्शियस में चला गया, वो जो राजनीति का जो आदमी था, जो दिमाग में आपके बात आई कि भाई मुझे राजनीति में उतरना है, क्या वो दोबारा वापस आपको नॉक कर सकता है कि भैया आ जाओ, अब आपकी जरूरत है? आपको मेरा हंसता हुआ चेहरा बुरा लगता है? मेरी खुशी को आग लगाना चाहते हैं आप? अमरजीत आप आपको सही कह रहे हैं। हंसते हुए तो हम तीनों भी ऐसे नहीं लगता कि हम शादीशुदा हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं इस कार्यक्रम को अपने पत्नी को नहीं दिखाऊंगा। देखो, देखिए, राजनीति अपने आप में बुरी चीज नहीं है जी, लेकिन हर प्रोफेशन का अपना एक मिजाज होता है। वकालत का अपना एक अलग मिजाज है, आप तबला बजाते हैं, आपका अपना उस प्रोफेशन का अपना अलग मिजाज है। बिल्कुल। अगर कल मैं आपसे कहूं कि नहीं आप वकालत करने लगे तो शायद आप नहीं, लेकिन अगर गिरी साहब को अगर तबला बजाना पड़े तो आप सोचिए क्या होगा, क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। तो मुझे लगता है कि हर आदमी का, हर प्रोफेशन का अपना एक मिजाज होता है और आपको उसी हिसाब से काम करना चाहिए। मुझे ये कहीं लगा कि मैं ये नहीं कहता मेरा फैसला गलत था राजनीति में जाने का, लेकिन मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि शायद मेरे मिजाज से ये मेल नहीं खाता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं वहां से फिर किनारे हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छे। आशुतोष साहब, इतना बढ़िया लगा आज आपसे बात करके। हम वी विल बी जॉइनिंग यू मेनी मोर टाइम्स, वी विल नॉट लेट यू गो। एंड अमरजीत साहब, बस मैं दिल गार्डन हो गया, मैं इतना कहूंगा। दिल गार्डन और काफी कुछ और भी आपसे। हम लोग तो अब शहरों में रहते हैं तो बाग तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए अब घरों में ही छोटे छोटे से गार्डन बना लिए हैं कि छज्जे पे बना लिया, पीछे कर लिया, इधर कर लिया। सो सच में बहुत अच्छा लगा और हमारा भी ये एक्सपीरियंस हुआ आपसे मिलके कि क्या बात है, जबकि बहुत मुश्किल होता है किसी भी मंच पर खुल के बातचीत करना, जहां आप अपने दिल की बात कह सकें और उस तरह से कह सकें जैसे कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं किसी अपने आदमी से, और लेकिन अदरवाइज तो लाइट हार्टेड बातें, बिना किसी को परेशान करे हुए। वरना मुखोटा ओढ़ के तो हम हर किसी से मिलते ही हैं, मतलब 90% लोगों से हम उसी तरह से मिलते हैं जैसा कि उनको पसंद है। पर हम क्या है, ऐसे अपने दोस्तों के साथ हम मिलके वो बात कर सकते हैं जो कि हमने आज की, और महसूस हुआ हमें भी कि नहीं, आशुतोष जी ने वो बातें कही हैं जो कि शायद अपने दिल की बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच, और शुक्रिया बहुत बहुत आने के लिए हमारे पास जी। मैं मन की बात नहीं करता, मैं दिल की बात करता हूं, इसीलिए मैं दिल की बात कर इसीलिए हमने दिल की बात की। जाते जाते हमने 6 मार दिया। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नमस्कार।